जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को बनाए हैं और ये क्लास जो है क्लास 12th आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है। यानी कि जो 12वां का एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th में और आर्ट्स सेक्शन है, उनके लिए हम इस जो अध्याय है उसको बनाए हैं, वीडियो को बनाए हैं। देखिए, आज हम हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर की चर्चा करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, महाजनपद क्या होते हैं और मगध का उत्थान कैसे हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में अभी यदि आप आए हैं तो पेपर पेन लेकर ही बैठें और नोट करने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? नोट करने का प्रयास कीजिए। हमारा हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास से होता है। और इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस होते हैं। देखिए, 12वां का 12th में यानी कि फर्स्ट बुक जो है प्राचीन काल का इतिहास, उसमें जो है आपका सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर है। राजा किसान और नगर है, इसको जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम परिचय देखते हैं। किसी भी अध्याय को जानने से पहले, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम उसका परिचय लेते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म का जो है ट्रेलर आता है, तो ट्रेलरवा को पहले देखते हैं कि नहीं देखते हैं। उसी अनुसार से किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं तो उसका एक बार परिचय ज़रूर लीजिए कि उस अध्याय में, उस चैप्टर में कौन कौन सा परिचय है। कुछ बकलोलवा बकलोलिया सब रहती है जो मुँह थोथना चमकावे में, और कुछ बकलोलवन के तो यहू नहीं मालूम रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। बहुत विडम्बना है और आर्ट्स के बच्चों के तो और विडम्बना है। देखिए, परिचय यानी कि अध्याय का परिचय हम क्या करेंगे। तो इस अध्याय में लगभग 600 BC से लेकर के 600 AD यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के मध्य समय के उपमहाद्वीपों में, मध्य समय में जो है उपमहाद्वीप में बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिले। राजनीतिक का अर्थ क्या होता है? तो यही समय ऐसा था जिस समय जो है बड़े बड़े राजनीतिक राजाएं उभरे और महाजनपदों का उदय हुआ। साथ में आर्थिक इसी समय में जो है लोहा का खोज हुआ। यानी कि लोहा का खोज जो है अगर बोला जाए तो किस समय में हुआ था, तो 600 BC से लेकर के 600 AD तक, है ना। और इस युग को जो है आपका ताम्र युग के बाद का युग कहा जाता है ना। देखिए, तो राजनीतिक में बड़े बड़े राजा का उत्थान हुआ, साथ में आर्थिक स्थिति बदलाव हुई, क्योंकि यहाँ जो है लोहा का खोज हो गया। और लोहा का खोज हो गया तब बताइए, लोहा का खोज हुआ तो सैनिक जो है अपना हथियार बनाने के लिए लोहा का उपयोग करेगा। साथ में किसान भी जो है लोहा का प्रयोग करेंगे। किसान जो है वो भी लोहा का यूज करने का प्रयास करेंगे और लोहा का यूज करके जो है अपना औजार बनाएंगे। अब आपके मन में विचार आया होगा कि भाई लोहा से मतलब कि आर्थिक उन्नति कैसे होगा। आज की स्थिति देख लीजिए, यदि लोहा ना होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है दयनीय चौपट हो जाएगा। लोहा यदि न होता है तो अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? हो गया। चलिए, उसके बाद सामाजिक बदलाव। देखिए, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो उसको बदलाव होना उचित है। जैसे कि आप लोग शायद हो सकता है कि आज जो है 150, 200 या 1000 रुपया के कपड़ा पहनते हैं, लेकिन आपके पास पैसा होगा ना तब संभावनाएं ये है कि आप 10-10 हज़ार के कपड़ा पहनिएगा, 4-4 हज़ार के जूता पहनिएगा, इस अनुसार से है। तो समाज में उन्नति देखने को मिला और समाज जो है विकास किया और महाजनपदों का उदय हुआ। इसी चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे। जैसे
यदि हम चर्चा करें तो महाजनपदों का उदय हुआ। हम बताएं कि राजनीतिक राजा लड़ने के बाद जो है महाजनपद बना। उसके बाद देखिए, महाजनपद किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर बड़े पैमाना पर बसने की समूह को, लोगों के बसने, यहाँ पे बसने लिख दिए हैं लेकिन यहाँ पे लोगों को बसने की समूह को महाजनपद कहते हैं। किसी भी स्थान पर बड़े पैमाना पर लोगों को बसने के समूह को महाजनपद कहते हैं। यदि महाजनपद को हम चर्चा करें और बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करें तो महाजनपद को दो भागों में तोड़ते हैं, एक महा और दूसरा जनपद। और महा का अर्थ होता है बड़ा, और जनपद का अर्थ होता है लोग बसने की जगह, लोगों के रहने की जगह या लोगों की बसने की जगह। देखिए, अब तो ये हो गया कि महाजनपद क्या होता है। अब महाजनपदों की कुल संख्या देखी जाए, तो वह 16 महाजनपद थे। कितने थे, ये सवाल पूछता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 थी। कितनी थी, 16 थी। अब देखिए, महाजनपदों की जानकारी जो है हमें दो ग्रंथों में मिलता है। एक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, उनका नाम अंगुत्तर निकाय है, तथा दूसरा जैन ग्रंथ है, उसका नाम है भागवती सूत्र। यानी कि एक है बौद्ध ग्रंथ जिसको अंगुत्तर निकाय कहा जा रहा है और दूसरा जो है भागवती सूत्र। ये दोनों में जो है जनपदों की उल्लेख की गई है, जनपदों के बारे में जानकारियां देखने को मिलता है। उसके बाद हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे बड़े राज्य और बड़े राज्य और साम्राज्यों का निर्माण। यानी कि बड़ा राज्य और साम्राज्य, यानी कि बड़ा राज्य ही साम्राज्य है। बड़ा राज्य कैसे बना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कृषि का विस्तार, देखिए इस दरमियान में जो है कृषि का बहुत ही विस्तार हुआ है और कृषि के माध्यम से ही मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ है। मगध का नाम सुने होंगे, है ना। मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ है। साथ में लोहे के औजार का अधिक प्रयोग, यानी कि लोहा से ही उपयोग किया जा रहा है। जैसे अभी देखिए, हम लोग केवाड़ी के रूप में कौन चीज़ का उपयोग करते हैं, लोहा। साथ में उस समय की चर्चा की जाए तो उस समय जो आपका बैलगाड़ी होता है उसमें जो पहिया होता है, पहिया के किनारे जो बॉर्डर लगा हुआ रहता था वो लोहा का रहता था, इसलिए कि उससे जो है थोड़ा कंफर्ट मिलता था। फिर नगरों का विकास, इसी जो है दरमियान में, इसी समय में, कालक्रम में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक नगरों का विकास भी देखने को मिला। ऐसा न है कि मध्यकाल और आधुनिक काल में ना हुआ, लेकिन विस्तार जो है शुरुआत यहीं से देखने को मिला। कहाँ से देखने को मिला, तो 600 ईसा पूर्व से देखने को मिला। अब देखिए, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि। वाणिज्य का अर्थ होता है पैसा में वृद्धि और व्यापार का अर्थ होता है भाई कारोबार में। कारोबार ही व्यापार है। जैसे कारोबार का अर्थ क्या होता है, जैसे आप चप्पल लेके गए बेचे बाजार में, चप्पल बिका, वही को तो कारोबार कहा जाता है। अब सपोज कीजिए कि आप जो है फूल गोभी लेके गए और मार्केट या बाजार में गए और उसको रखें, ठेला पर सजाएं और जो है 10 रुपये फूल गोभी बेच दिए, तो वही तो व्यापार है। साथ में सिक्कों का प्रचलन, यही ऐसा समय है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ करके सिक्का यानी कि सिक्कों पर आया गया। उसके बाद सामाजिक असमानताओं में वृद्धि, यही समय है जब जो है सामाजिक असमानता देखने को मिली, यानी कि गुप्त वंश जो गुप्त वंश आने के पश्चात ही ब्राह्मणों का उदारवादी हुआ और ब्राह्मण जो ही हैं उन्होंने ही ऐसे कानूनों को बनाया जो उचित न था। आज भी देखिए ना, ऐसे कानून हैं कि भाई बिना खैले पूजा करना है। क्या कोई नियम है भाई, बताइए, क्या कोई नियम है कि बिना खाए हुए ही पूजा करना है, बिना नहाए हुए पूजा नहीं करना है, नहा कर ही पूजा करना है? अरे भैया, आस्था का चीज़ है, जब मन किया तब पूजा किए क्या। तो
तो इसी समय इसी कालक्रम में जो है कुछ ब्राह्मणों द्वारा जो है नियम कानून बनाया गया, जो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे यानी कि तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि वेद कितने हैं, वेदों का आगमन कैसे हुआ और महाभारत कितने दिनों तक चली, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऐसे थर्ड चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन हम शॉर्ट में उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए महाजनपदों का उदय कैसे हुआ भाई। तो महाजनपदों का उदय भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका उत्थान का कारण लौह, आपको बताएं कि लोहा की खोज और लोहा ही सैनिक उपयोग कर रहे हैं हथियार बनाने में, और लोहा ही कृषि उपयोग कर रहे हैं औजार बनाने में, यानी कि बेलचा, कुदारी, हसुआ, खर्ची, ये सब जो है आपका तैयार करने में लोहा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ छोटा राजा जो है, दो राजा जो है लड़ करके आपस में अगर जीत गया तो वो बड़ा राजा बनाकर महाजनपद का निर्माण कर ले रहे हैं। नहीं समझे? जैसे सपोज कीजिए कि हम भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है और पाकिस्तान हार जाता है। जब हार जाएगा तो उसका क्षेत्र हम मिला लेंगे, और मिला लेंगे तब बताइए क्या हम अखंड भारत का निर्माण किए कि ना किए। इसी अनुसार से महाजनपद भी थे। महाजनपद का उदय जो है राजा एक दो अपने में लड़ा, और लड़ने के बाद जो है जीतने के बाद उस क्षेत्र को मिला लिया। आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। और भारत में कुल महाजनपदों की चर्चा की जाए तो 16 थी। 16 में मुख्य महाजनपदों की चर्चा की जाए, 16 में जो है मुख्य महाजनपदों की चर्चा की जाए तो निम्नलिखित है। पहला आपका जो है मगध, अंग, वज्जी। आपको ये तीनों याद बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना ही होगा कि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई जनपद था, महाजनपद था, वो मगध था, उसके बाद अंग, उसके बाद वज्जी। अब देखिए ये मगध जो है ना इसलिए प्रचलित है क्योंकि यही मगध है जो अखंड भारत का निर्माण किया था। और देखिए अभी आपको बताएं कि महाजनपद कैसे बनते हैं। तो ये मगध देख रहे हैं, यहाँ के शासक वज्जी पर आक्रमण कर रहे हैं, और वज्जी को कभी जीत ले रहे हैं, कभी हार जा रहे हैं। जीत ले रहे हैं तो इस क्षेत्र को मिला ले रहे हैं, हार जा रहे हैं तो इस क्षेत्र को छोड़ दे रहे हैं। साथ में मगध जो है अंग पर भी हमला कर रहा है, अंग पर हमला कर रहा है और इस क्षेत्र को मिला ले रहा है ना, जीतने के बाद। आपको बताएंगे कि वज्जी में एक नचनिया थी, और उस नचनिया के कारण जो है मार हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, और इसी कारण से मगध जो है उसका फायदा उठा करके वज्जी को मिला लिया था। बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, क्योंकि आपका ये सिलेबस नहीं है। आप जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कीजिएगा तो उस समय बताएंगे, या फिर आप इसी भी हिंदुस्तान जनरल स्टडी, ये तो है आपका हिंदुस्तान बोर्ड स्टडी, लेकिन हिंदुस्तान जनरल स्टडी पर जो है वो चढ़ाया जाएगा। और साथ में ये जो है डेमो वीडियो है, तो इस अनुसार से पढ़ाया जा रहा है, इस अनुसार से हम पढ़ाते नहीं हैं। अब देखिए ये है, और बाकी सब याद कर लीजिएगा, ये जितना भी है ये सब। अब देखिए महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो मगध है। अब देखिए मगध कैसे है जो शक्तिशाली हो गया, सबसे श्रेष्ठ हो गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ देखिए अब बात ये उठा, सवाल ये उठा कि मगध जो है शक्तिशाली कैसे हो गया भाई औरों के अपेक्षा। तो मगध को उठाने के लिए कुछ शासक जो है बहुत ही मेहनत किए थे। एक शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो है मगध का उत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से किए। यदि हम बिंबिसार और अजातशत्रु की चर्चा करें तो यह हर्यक वंश से हैं। किस वंश से है? बिंबिसार और अजातशत्रु की चर्चा करें तो ये जो है हर्यक वंश से है, और महापद्मानंद जो है यह नंद वंश से है। यही जो है इसका ही बेटा था धनानंद, महापद्मानंद के बेटा ही था धनानंद, जो है
सोमरस पीकर धन को लुटाता था और नाच गाना नृत्य वगैरह में ही रहता था। और चंद ये जो है कौन वंश से है? नंद वंश से है। अब महापद्मानंद को के बेटा को कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है आपको हल्का बहुत समझ में आया होगा और इसी अनुसार से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सब जो है आप याद कर लीजिएगा कि अंग, महाजनपद की राजधानी, अंग की राजधानी चोपा थी, चंपा थी। साथ में मगध की राजधानी राजगिरी व पाटलिपुत्र था। यानी कि राजगिरी से हस्तांतरित कर लिया गया था पाटलिपुत्र को। काशी की राजधानी वाराणसी आज भी देखने को मिलता है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी जो है कौशावी था। और अवंती का राजधानी जो है उज्जैनी या उज्जैन भी आज वर्तमान में जो है उज्जैन बन चुका है, लेकिन उस समय जो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और वज्जी की चर्चा की जाए तो ये वैशाली जो बिहार में है। कुरु की चर्चा की जाए तो इंद्रप्रस्थ। और पंजाल की चर्चा की जाए ये जो है ना, इसको आप देख लीजिएगा, हमको यहाँ पे धुंधला दिख रहा है। मत्स्य जो है विराट कोहली के नाम से जो है इस नाम को आप याद कर सकते हैं। सूरसेन मथुरा, अश्वमेध जो है पिटली, फिर जो है गांधार आपका तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। कम्बोज जो है राजपुर है। चेंदी जो है सुक्तिमती में है। मल्य जो है कुशीनगर में है। ये सब जो है आपको मुख्य ना है, बस 2-3 वो याद रखिएगा, बस हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं क्लियर हुआ तो